हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक का चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, राइट। तो हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने मोस्टली प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स कवर कर ली थी। इस आपके लेक्चर में हम हेलोअरीन्स के आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन मेथड की एक प्रिपरेशन मेथड बाकी है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो वैसे आप लोगों को आता भी है ऑलरेडी भी, जब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स सॉरी हेलो, जब आपको बच्चों क्या पढ़ाया जा रहा था, हेलो एल्केन्स। जब आपको हेलो एल्केन्स पढ़ाया जा रहा था तब आपको एक रिएक्शन करवाई थी, नेम रिएक्शन, जिसका नाम था हुन्स-डाइकर रिएक्शन, है ना। एक हुन्स-डाइकर रिएक्शन करवाई थी जो कि आपकी ब्रोमिनेशन के लिए यूज हो रही थी, है ना। एक बार मैं जरा रिपीट कर देती हूँ उस रिएक्शन को, उससे आपको थोड़ा अच्छे से और भी याद आ जाएगा। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि आप जैसे ये कोई आपका सिल्वर एसिटेट का सॉल्ट लिया था, इसमें Br2 से रिएक्शन करवाई थी। किससे? Br2 से रिएक्शन करवाई थी बच्चों, CCl4 रिफ्लक्स की प्रेजेंस में, इन द सेंस रिफ्लक्स करवाया था CCl4 सॉल्वेंट में, ठीक है। तो हमको क्या मिला था, यहाँ से हमको मिला था RCH2Br प्लस, ये CO2 बाहर हो गया था, CO2 बाहर चला गया था, और ये Ag के साथ आपका क्या लग गया था, Br लग गया था, है ना, ठीक है, ये लग गया था। पर हमने कहा था कि ये थी आपकी हुन्स-डाइकर रिएक्शन। हमने बोला था, क्या बोला था बच्चों हमने क्या बोला था कि अगर मान लो आपका Br2 की जगह बच्चों अगर आयोडीन ऐड हो जाए और ये कंडीशन आप लगा दो तो होगा क्या, RCH2 आपका यहाँ पे COOCH2R ये ऐड हो जाएंगे आपस में, प्लस में CO2 यहां से भी निकलेगी, प्लस में AgI आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि आयोडीनेशन नहीं होगा। याद है ना, इसका नाम था क्या, सिमोनीनी रिएक्शन, ऐसा कुछ नाम था, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ नाम था इसका, ठीक बात है, सही बात है। आप खुद ही सवाल करती रहती हूँ, खुद ही जवाब देती रहती हूँ अच्छा, तो ये वाली रिएक्शन आपकी हुन्स-डाइकर रिएक्शन होती थी बच्चों, ये वाली रिएक्शन आपकी हुन्स-डाइकर रिएक्शन होती थी। सेम वी आर गोइंग टू डू विद प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। ये अब मैंने याद दिला दी है, तो और मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारी रिएक्शंस जो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे वो रिपीट होते जाएंगे। तो देख लो, खुद की रिएक्शन इन्होंने खुद ही रिपीट करनी शुरू भी कर दी, रिएक्शंस रिपीट करनी शुरू भी हो गई है, हो गई, ओके। चलो देखो होगा क्या, देखो इसमें ये बेंजीन एसीटेट, ये आपका सिल्वर बेंजीन एसीटेट लेंगे, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे सेम Br2 की, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, किसमें, रिफ्लक्स, आई एम सॉरी हाँ जी। तो क्या होगा, यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा बच्चों, देखो ये Br ऐड हो जाएगा, यहाँ से CO2 निकलेगा और AgBr बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ से CO2 बाहर निकाल दो और AgBr बाहर निकाल दो, इस तरीके से आपका ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रोमोबेंजीन बनके तैयार होगा, हो गया। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है फिर आगे, हुन्स-डाइकर रिएक्शन, क्या है, हुन्स-डाइकर रिएक्शन। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, नेम रिएक्शंस की स्पेलिंग में मुझसे हो जाती है कभी कभी भूल, ठीक है, हो जाएगा। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कहां से क्वेश्चन आता है वो बता देती हूँ, उसके साथ ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ जाएंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक, ठीक है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
दोनों की एक साथ ही बात करूंगी, हेलो अल्केन्स की भी हेलो अरीन्स की भी। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी कह लीजिए कि प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे पहले देखी जाती है, वो देखी जाती है सोल्यूबिलिटी। क्या देखी जाती है? सोल्यूबिलिटी, है ना, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में है क्या बच्चों? बॉन्ड क्या है? कार्बन और आपके हेलोजन एटम के बीच में बॉन्ड है। हेलोजन एटम जो होता है, इसकी आपको पता है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन से तो ज्यादा ही होती है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। ऐसे में यहाँ पर आपका पार्शियल नेगेटिव रहता है चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव रहता है। और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एक बॉन्ड के अंदर होने का मीनिंग क्या होता है कि ये बॉन्ड कैसा बच्चों? पोलर है। कैसा है ये? पोलर है। ज्यादा पोलर नहीं होता है, मतलब कि देखो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड काफी पोलर होता है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड उससे भी ज्यादा पोलर होता है, लेकिन कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड बहुत कम पोलर होता है और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड तो और भी कम पोलर होता चला जाता है। मतलब पोलर होते हैं, थोड़ा कम पोलर होते हैं, बट होते तो है ना, पोलर होते तो है ना। अपने को तो होने ना होने से मतलब होता है। अब सोल्यूबिलिटी किसी भी कंपाउंड के देखते हैं तो वो देखते होते हैं किसमें? वाटर में देखते होते हैं। तो फटाफट लिख दो यहाँ पे कि दे आर स्लाइटली पोलर है, तो इसलिए स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर क्या होता है बच्चों? एक पोलर आपका मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है आपका? एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कौन घुलेगा? पोलर ही घुलेंगे। ये स्लाइटली पोलर है तो ये स्लाइटली घुल जाएंगे। ठीक है, ओके, ये बात को पूरा अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज ए स्लाइटली पोलर बॉन्ड। स्लाइटली पोलर होता है, सो दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन, दे आर, दिस इंप्लाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ? दे आर, दे कौन बच्चों? जिनके अंदर कार्बन हेलोजन का डबल बॉन्ड होगा, वो सारे के सारे ही कंपाउंड्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन व्हाट? वाटर। ठीक है, दे आर स्लाइटली soluble in water। ठीक है, लिख देना। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी तो मोस्टली जो है वो आपकी सोल्यूबिलिटी। वैसे तो एग्जिस्टेंस के बारे में आती है कि कलरफुल है, कलरलेस है, पर वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उस पर हम अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय हम सीधा सोल्यूबिलिटी पे आ जाते हैं। सोल्यूबिलिटी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो बहुत बार। ठीक है, सोल्यूबिलिटी में से वो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बता दो कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक अल्कोहल हो गया, एक मान लो हाइड्रोकार्बन हो गया, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन हो गया, एक ऑप्शन आपका नन दे दिया, बोला कि कौन है इसमें से जो पानी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होंगे? अल्कोहल सबसे ज्यादा सोल्यूबल होंगे, उसके बाद आपके फ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स होंगे, फिर आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन्स तो कभी भी सोल्यूबल ही नहीं होते। सॉरी। अब देखो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आपके उसकी तरफ आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों डेंसिटी की। किसकी है? डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या कहती है बच्चों? डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम, दैट डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट बात सुनो, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पे अलग से ही करा देते हैं, वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अभी हमें काम में आने वाले हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया में यूनिवर्सल फोर्स की तरीके से होते हैं। जैसे मतलब आपको फिजिक्स में जैसे आप पढ़ते हो, तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हो? तो ग्रेविटेशनल बॉन्ड, सॉरी फोर्स,
है ना, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे, किसकी बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स माना जाता है, हम बोलते हैं कि मैं सन पे लगातार जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही हूँ, सन मेरे ऊपर लगातार ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये जो कैमरा जिसमें वीडियो बन रही है, ये कैमरा लगातार मुझ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, मैं कैमरे के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। तो लगातार इस दुनिया में, मतलब ये एक जो होता है आपका, एक क्या होता है, एक लगा लीजिए कि यूनिवर्सल फोर्स होता है ये आपका, है ना, यूनिवर्सल फोर्स होता है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, ये भी आपके यूनिवर्सल फोर्स होते हैं। ये यूनिवर्सल फोर्स कहाँ पे होते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर यूनिवर्सल फोर्स होते हैं। कहाँ पे यूनिवर्सल होते हैं, मॉलिक्यूल्स, माइक्रो लेवल पे ये वाले होते हैं, ठीक है। अब इनका नेचर सुन लो आप बड़े ध्यान से, ठीक है। फटाफट बस एक लाइन के अंदर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें को केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा ध्यान देना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी आता है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट को डिस्कस करेंगे, डायपोल मोमेंट में से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, इसके ऊपर से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस बात पे डिपेंड करेंगे, दो तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो एक तो डिपेंड करते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो एक एटम का होगा ना, मॉलिक्यूल का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो जितना ज्यादा बच्चों मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना ही ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। लिख लो यहाँ पे, ग्रेटर द atomic number slash molecular weight, जितना ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर या मोलिकुलर वेट, ग्रेटर विल बी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर विल बी द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ, ग्रेटर विल बी द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होंगे। जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होंगे। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी याद रखनी है बच्चों, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया। अच्छा, इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको, इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको, इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CH4 में सबसे कम वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, C2H6 में उससे ज्यादा होंगे, H8 में उससे भी ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। इसके अलावा देखो सोडियम में कम होंगे, पोटेशियम में उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। इसके अलावा और देख लो, इसके अलावा और भी एग्जांपल के तौर पे इसको लिख लो। आपका I2 में सबसे ज्यादा होंगे, फिर आपका ब्रोमीन में होंगे, सबसे कम आपके क्लोरीन में होंगे और सबसे कम आपके फ्लोरीन के अंदर होंगे। क्या? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ओके ओके डन, ठीक है। अब आ जाते हैं सरफेस एरिया वाली बात पे, अब आ जाते हैं सरफेस एरिया वाली बात पे। इसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, देखो सरफेस एरिया, एक काम करते हैं, इसको अगले वाले पेज उस पे स्लाइड पे ही करते हैं, क्योंकि इसको हमको काम आने वाली ये चीज बढ़ाई, ठीक है। आपको है क्या दिया हुआ है, मैं क्या बात कर रही हूँ बच्चों, सरफेस एरिया, है ना। सेकंड पॉइंट था हमारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ठीक है। ग्रेटर
सरफेस एरिया greater will be the, उतना ज्यादा क्या हो बच्चों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के लिए देख लो, CH3 CH2 CH2 CH3, और आप करो तो CH3 मान लो आप ये वाला रखो, इसका सरफेस एरिया बच्चों ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, ब्रांच हो गया ना, ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ऐसे में इसमें वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ओके चलो ये बातें आप नोट डाउन कर लेंगे अपना साइड में एक नोट लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे आ जाते हैं, डेंसिटी पे, डेंसिटी पे आ जाते हैं। अब आपको याद रखना है जितना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा उतना ही ज्यादा उस मॉलिक्यूल की डेंसिटी होगी, इतना तो हमको पता है, इतने कॉमन सेंस तो हमारे पास है। तो अब आप सीधा सीधा ये कह सकते हो greater the van der Waal forces of attraction greater will be the what density है ना, greater will be the density of that compound, वो कुछ भी हो जाए फिर। तो यहां से आपको ये पता चल गया क्या चीज, यहां से आपको ये पता चली बच्चों कि आपकी जो डेंसिटी होगी वो किस किस चीज पे डिपेंड कर जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट पे और सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो आपको स्पेशली मॉलिक्यूलर वेट पे, तो आप यहाँ पे लिख भी देना greater the molecular weight of the compound, जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा किसी भी कंपाउंड का, greater will be the density of that compound। ठीक है, greater will be the density of that compound, उतना ही ज्यादा उस कंपाउंड की डेंसिटी भी होगी। ठीक है, हाँ ओके। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आपका CH3 फ्लोरीन, ये नहीं, ये तो गैसियस फॉर्म में हो सकता है, C2H5 फ्लोरीन की डेंसिटी कम होगी C2H5 ब्रोमीन से। ठीक है, ओके सही है, ओके ये मतलब ये आपको ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। कहाँ चलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चल पड़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों इस बात पे डिपेंड, बॉइलिंग का मीनिंग क्या हुआ कि आप किसी बर्तन में आपके गिवन कंपाउंड को लीजिए, उसको हीट दीजिए, क्या देंगे उसको? हीट दे दीजिए। हीट दोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो ये बाहर जाएंगे और यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। जब इसका प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, हम पढ़ते हैं ना, ये सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया है, ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर में ये पढ़ाया है। तब हम उस टेम्परेचर को जहां पे इस मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। कुल मिला के ये तो चलो आप टर्मिनोलॉजी होगी पूरी, ये तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में समझोगे। अभी के लिए आपको ये याद करने की जरूरत है,
मतलब ये समझने की जरूरत है। बॉइलिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी कंपाउंड को हीट देते हो और उसकी भाप बनती है, और भाप तो तभी बनेगी अगर वो इजिली बाहर हीट लेके चला जाएगा, ठीक है। अगर उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगी तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। अगर वो दूर ही नहीं जाएंगे एक दूसरे से तो बॉइलिंग क्या खाक होगी? नहीं होगी, है ना, सही बात है, ठीक है। तो यानी कि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर जाएंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सरफेस पे डिपेंड कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे भी लिख देना ग्रेटर द क्या, एटॉमिक या मोलिकुलर मास greater the boiling point, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका रहेगा, ठीक है। ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर द, सेम फिर आगे यही बात, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द surface area of given molecule greater the surface area of given molecule, greater will be the क्या, boiling point। उतना ही ज्यादा बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। ऐसे ही कंपेयर कर देना, बॉइलिंग पॉइंट CH3 CH2 फ्लोरीन का कम होगा कंपेयर टू CH2 आयोडीन के। क्यों? क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर वो आपको कंपेयर करवाएगा, अगर वो आपसे कंपेयर करवाने लग जाए, मान लो अगर कंपेयर करवाने लग जाए, देखो इन दोनों को, देखो जो हमने पीछे भी देखा था, मान लो CH3 मान लो ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। मान लो ये CH3 लगा हुआ है, इसको कंपेयर करवाए और आपको कंपेयर करवाए इसको, कितनी कार्बन है? 3 है ना, 4 है, ठीक है। एक ये है और एक ये आपको दे रखा है, दोनों का मोलिकुलर वेट तो दोनों का सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट फिर भी इसका ज्यादा है। मोलिकुलर वेट तो दोनों का सेम है, बट फिर भी मोलिकुलर वेट इस वाले कंपाउंड का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, लिख लेना। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। और ऐसा नहीं है बच्चों कि ये जो आपको फैक्ट बताया है अबाउट वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट डेंसिटी, अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, इट कैन बी अप्लाइड ओनली टू हेलोअल्केन्स एंड हेलोरीन्स, नहीं, ये आप सब जगह अप्लाई करोगे। ये हम अल्कोहल में भी अप्लाई करेंगे, ये हम तुम्हारे कीटोन्स में भी अप्लाई करेंगे, हम एल्डिहाइड्स में भी अप्लाई करेंगे, ये हम अपना एसिटिक एसिड में भी अप्लाई करेंगे, ये हम अपने जो अमीन्स है उसमें भी अप्लाई करेंगे। अमीन्स में तो हालांकि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल कम इनटू द प्ले, है ना, आपके बैटल फील्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतर आएगी, वहां पे तो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो चला जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि अदरवाइज ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आप सब जगह लगाओगे, आप सब जगह लगाओगे। हेलो अल्केन्स, हेलोरीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में हमने लगाया है, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में लगेगा ये वाला, है ना, ये वाला सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में आपका जो फॉर्मूला है वो लगेगा।
फॉर्मूला इन द सेंस कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, आपकी डायपोल मोमेंट की। किसकी डिस्कस कर लेते हैं? डायपोल मोमेंट की। उसमें से क्वेश्चन आ चुका है, आ जाओ। हेलो अरेन्स की डायपोल मोमेंट में से क्वेश्चन आ चुका है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, डायपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे बच्चों। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे। डायपोल मोमेंट क्या होती है बच्चों? डायपोल मोमेंट सिंपली आपका सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऐसे बोलते होते हैं। डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिस्टेंस एंड चार्ज, है ना। डायपोल मोमेंट डिस्टेंस और चार्ज पे डिपेंड करती है। कोई हेटेरो एटम के साथ कार्बन का बॉन्ड या किसी का भी, जरूरत नहीं है तो कार्बन का ही बॉन्ड है ना। ठीक है, वैसे मोस्टली हम कार्बन के साथ ही, क्योंकि रीड कर रहे होते हैं मोस्टली कंपाउंड्स को, तो उनके डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कार्बन का ही बॉन्ड होगा, मतलब कोई भी दो एटम लगा लेते हैं, रहने दो, CX की बजाय X और Y लगाओ। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पे हम इनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है कि मान लो आपका Y एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने की कोशिश करेगा। ज्यादातर टाइम X को बोलेगा कि तू रहने दे, तेरे को जरूरत है नहीं, तेरा नेचर है बिना इलेक्ट्रॉन के तू रह लेगा, मेरे को दे दे ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ख्याल मैं रख लूंगा। ऐसे में क्या होगा? Y के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, देखो अगर पूरी तरीके से अपने पास ही रख लेगा तो कंप्लीट नेगेटिव और इस पे कंप्लीट पॉजिटिव आ जाएगा। इसको तो हम कौन सा आयनिक बॉन्ड बोलते होते हैं, है ना। इसको तो कौन सा बॉन्ड बोलते होते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड बोलते होते हैं। जब एक एटम पूरी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे ही दे, ले भी ना कभी सोचे भी ना कभी लेने की, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन अगर इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है कि आयनिक बॉन्ड बन सके, लेकिन इतना है कि Y जो है बीच बीच में X को बोलेगा थोड़ी देर ज्यादा मुझे इलेक्ट्रॉन रखने दो, मुझे थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऐसे में आपका Y के ऊपर दोनों लोन पे रहने की इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट में, हर टाइम नहीं, हर टाइम Y अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली नहीं रखेगा। अगर रख लेगा फिर तो आयंस ही बन जाएंगे, तो इसलिए हम क्या कहते होते हैं कि इस तरीके से भी मत रखो। मान लो ये Y के बीच में, मान लो ये इतना बड़ा बोर्ड हो, चलो ठीक है, ये X हो गया और ये मान लो Y हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था, उन्होंने बोला कि हम शेयर कर लेते हैं। फिर बाद में Y ने अपनी असली नीयत दिखाई, बोला मैं थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन की थोड़ी ज्यादा भूख लगती है। तो क्या करो, आपका जो ये हम दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड बन रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा मेरी तरफ ही रख दो, थोड़ा सा मेरी तरफ रख दो। अगर थोड़ा सा मेरी तरफ रख दोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा यहाँ पे Y के पास थोड़ा सा ज्यादा रहेंगी, दोनों के पास ना रह के Y के पास थोड़ा ज्यादा रहेंगी। ऐसे में जो आपका Y है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, X जो उस पे नेगेटिव कंप्लीट नहीं और क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव यानी थोड़ा बहुत पॉजिटिव। ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की सेपरेशन है बच्चों, दिस इज व्हाट योर डायपोल मोमेंट। इसी की मेजरमेंट ही डायपोल मोमेंट कहलाती है। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने थोड़ा ठीक ठाक इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब डायपोल मोमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। डायपोल मोमेंट होगी हेलो एल्केन्स हेलो अरेन्स में, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में होगी क्या? सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में क्या डायपोल मोमेंट मेजर करते हैं? करते हैं क्या इसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही रहती है। वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, 2.5 2.1 होती है ना, 2.5 और ये 2.1।
इतनी कुछ रहती है, तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ऐसे में यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये दोनों के ऑलमोस्ट बीच में ही बैठा रहता है। कभी भी कोई भी एक कार्बन इसका या कोई भी एक एटम इन दोनों बॉन्ड के दो जो प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, ये कोई भी इसको लेते नहीं, अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करते, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पोल्स ही नहीं होते, डायपोल मोमेंट ही नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं जिनके अंदर पोलैरिटी तो होते हैं पर वो फिर भी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चार्ज सेपरेशन ही नहीं होगा तो इनकी पोलैरिटी नहीं है, और पोलैरिटी नहीं है मतलब डायपोल मोमेंट भी नहीं है, डायपोल मोमेंट भी नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है तो ना सही है ना, इनके अंदर नहीं होती है। लेकिन क्या हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स के अंदर होगी? क्या हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के अंदर होगी? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि आपका हेलोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ बच्चों? यहाँ पे हेलोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ सकता है। हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ सकता है, पॉसिबल है ये, ठीक है। आ सकता है, क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये पोल्स प्रेजेंट है तो डायपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होगी। चलो याद कर लेते हैं कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है वैसे तो देखो आपकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा डायपोल मोमेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करती है? चार्ज सेपरेशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? चार्ज सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपकी कार्बन और फ्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी फ्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, हाईएस्ट होती है। सॉरी, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड या मतलब एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो प्रेजेंट है उसमें सबसे हाई है, वो फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होता है। अब देखो क्लोरीन में और कार्बन में, क्लोरीन और कार्बन में सॉरी हाँ कार्बन 2.5 होता है, ये ऑलमोस्ट 3.0 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। 3.0 से लेके 3.5 के बीच में होता है, 3 और 3.5 के बीच में, है ना। और देखो ब्रोमीन, आपका ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऑलमोस्ट 2.8 होती है। ऐसे ही आयोडीन की भी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा ये चार्ज सेपरेशन उतनी ज्यादा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ज्यादा तो यानी कि इसका मतलब इसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए इस बॉन्ड की, है ना। यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, कि CH3 फ्लोरीन, CH3 क्लोराइड, CH3 Br और तुम्हारा CH3 आपका आयोडीन, CH3 आयोडीन, ये सारे के सारे अगर काम करते हैं, ये सब लोग अगर काम करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए? आपका जो फ्लोरो मिथाइल है ना, फ्लोरोमीथेन है, इसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होनी चाहिए, फिर कम। बट रियलिटी में बच्चों CH3Cl में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होती है, फिर CH3Br में, फिर आपका फिर CH3Br में, फिर CH3I में, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.87 डी होती है, इसकी वैल्यू 1.86 डी होती है, इसकी वैल्यू 1.83 डी होती है, इसकी वैल्यू 1.6 डी होती है, ठीक है। इसमें ये जीत जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का, बॉन्ड लेंथ का फैक्टर क्लोरीन के केस में जीत जाता है। बस इतना ही याद करने की आपको जरूरत है, इससे ज्यादा आपको जो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये हमारा एक्सपेक्टेड था, इसको तो मिटा लेना, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये, क्या है ये, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चले जाते हैं जहां से क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए बोल देता है बहुत बार, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए ही बोल देता है कि कैलकुलेशन कर दो उठा के, ठीक है। तीन आप कंपाउंड्स को कंपेयर करेंगे कि एक तो ये आपका ये ऑर्थो डाइक्लोरो आपका बेंजीन, ठीक है। एक आपका बच्चों मेटा वाला, ठीक है, और एक आपका पैरा वाला। एक कौन सा वाला, देखो पैरा वाला, ठीक है। इनको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। इनको आपको कंपेयर करना है। चलो शुरू जाते हैं यहां से, क्वेश्चन क्योंकि आ चुका है तो थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे कंपेयर, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले तो आपको एक बात मैं बताना भूल गई कि कार्बन छोड़ो, एक्स और वाई के इस बॉन्ड में, जिसमें कि मान लो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर मान लो पार्शियल नेगेटिव है, तो आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। ये याद रखना आपने, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले इनमें डायपोल मोमेंट पता करते हैं इसकी, पैराडाइक्लोरोबेंजीन की। पैराडाइक्लोरोबेंजीन में क्या होगा, देखो ये वाला कार्बन है, ये क्लोरीन है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव हो, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, तो आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ऊपर से, यानी कि बच्चों यहाँ कार्बन एटम से यहाँ क्लोरीन एटम की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वाले पे देखो, कार्बन एटम के ऊपर क्या बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर क्या बच्चों, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो आपका जो कह लीजिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये ऊपर की तरफ डायपोल मोमेंट मान लो म्यू है, इसकी वैल्यू, डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते होते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर दो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल के अंदर दो डायपोल मोमेंट हो, चलो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं क्योंकि इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे नोट्स में अलग से इसको अलग से पढ़ाया जाएगा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बट स्टिल आपको बता देते हैं, मान लो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो डायपोल मोमेंट है, μ1 और μ2, एक सेम डायपोल सेम मॉलिक्यूल के अंदर, तो ओवरऑल रिजल्टेंट आपका मॉलिक्यूलर वेट डायपोल मोमेंट जो है वो उन दोनों का वेक्टर रिजल्ट होगा, क्योंकि आपकी डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो म्यू जो रिजल्टेंट आपका वैल्यू आएगा डायपोल मोमेंट का, वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। ये कैसे आया, ये तो मुझे फिजिक्स वाले अच्छे से बता सकते हैं। आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो साथ में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज की जब आपको मैग्नीट्यूड निकालनी होती है तो वो आपको इस तरीके से निकल के आती है, ठीक है, ओके। अब अगर मान लो दो आपकी जो दोनों डायपोल मोमेंट है, मान लो दोनों डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो सेम है, म्यू है, रिजल्टेंट भी निकल के क्या आएगा, म्यू ही निकल के आएगा, ठीक है। म्यू डैश है कर दो, चलो म्यू डैश और म्यू डैश कर दो, ठीक है, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल मान लो 180 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल कितना मान लो 180 डिग्री है।
एक तो सीधा सीधा ही समझ सकते हो कि एक वेक्टर क्वांटिटी ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, 180 डिग्री एंगल पे है, दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। फिर भी आप यहाँ फिजिक्स से समझ भी सकते हो, यहाँ फिजिक्स के दिए फॉर्मूले से समझ भी सकते हो कि आपका अगर एक की डायरेक्शन उस तरफ ले रहे हो, म्यू डैश का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा आपका म्यू डैश का स्क्वायर माइनस म्यू डैश का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही, अच्छा इसको ना थोड़ा 180 पे बना रखे है ना, ये तो मैंने इसको ना, ओहो, इसको मिटा दो और इसको यहाँ पे लगा दो, देखो ठीक है। रिजल्टेंट आना है, अब देखते हैं क्या आएगा, हमें नहीं पता रिजल्टेंट क्या निकलेगा, देखते हैं ठीक है। एक की डायरेक्शन अगर इस तरफ मानी है तो दूसरी की माइनस माननी पड़ेगी, मान ली, प्लस में 2 इंटू म्यू वन क्या है, म्यू डैश, म्यू टू क्या है, म्यू डैश है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, कोस थीटा कोस 180, कोस 180 क्या 1 होता है, कोस 180 क्या होता है बच्चों 1 ही होता है, तो इसके नाम का 1 ही लिख लो बस। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके देखो, ये म्यू डैश का स्क्वायर चाहे माइनस है पर स्क्वायर होने पे प्लस हो जाएगा, तो म्यू डैश का स्क्वायर आ गया और प्लस में म्यू डैश का स्क्वायर आ गया, प्लस में 2 इंटू म्यू डैश का स्क्वायर, नेगेटिव साइन अभी भी इसके साथ है, इसका स्क्वायर नहीं है इसलिए ये नेगेटिव को पॉजिटिव मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो आपका म्यू डैश का स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर माइनस में 2 म्यू डैश का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, काम खत्म करो, ठीक है। यही मैं आपको बता रही थी कि ये किस तरफ अगर आपकी डायपोल मोमेंट जा रही है किस तरफ जा रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, वो 0 आएगा उनके नाम का, ठीक है। चलो यहाँ आ जाते हैं अब दोनों, क्योंकि कार्बन और किसके बीच में, आपके क्लोरीन के बीच में आपकी क्या प्रेजेंट है, ये दोनों ही आपकी वेक्टर क्वांटिटीज डायपोल मोमेंट वाली प्रेजेंट है, तो ये ऊपर की तरफ म्यू, ये नीचे की तरफ म्यू, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, यानी कि पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोअरीन्स के लिए जो म्यू की वैल्यू होगी बच्चों क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। यानी कि ये कंपाउंड आपका नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कंपाउंड कह सकते हैं इसको। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है, पहले इसकी तरफ आ जाते हैं, एक म्यू की वैल्यू उस तरफ जा रही है और एक उस तरफ जा रही है, दोनों के बीच का एंगल क्या लग रहा है बच्चों आप लोगों को, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट रिजल्टेंट आपकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो किसके बराबर आ गई आपकी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये इंटू ये इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, cos 60 डिग्री कितना होता है, +1/2 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बता देना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका बन गया ये 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू म्यू स्क्वायर, यहाँ से भी है, इंटू cos थीटा 1/2 कैंसिल कर दो, क्या बन गया बच्चों ये 3 म्यू स्क्वायर बन गया, 3 म्यू स्क्वायर बन गया, 3 म्यू स्क्वायर इसका आंसर आ गया, √3 म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ओके। तो इसकी जो है डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगी, इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल करके आएगी जब आप इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों इसकी वैल्यू बहुत हाई है, म्यू की वैल्यू 2.54 डी है, बहुत हाई है, ठीक है। अब इसके वाले को देख लेते हैं, अब इस वाले को देख लेते हैं बच्चों, इसमें एक आपकी डायपोल मोमेंट
एक आपकी डायपोल मोमेंट देखो इस डायरेक्शन में है, इसके डायरेक्शन क्या बच्चों म्यू है। एक डायपोल मोमेंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। इन दोनों म्यू के बीच का एंगल कितना बच्चों 120 डिग्री है। कितना है 120 डिग्री है। 120 डिग्री एंगल है। बस ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला सेम लगाएंगे इसके ऊपर भी। ठीक है लगा दो, मैं थोड़ा सा ये जगह को बना लूं। ये यहाँ पे इसका वैल्यू मैंने लिख दी है, इसको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है यहां देख लेते हैं। इसके लिए म्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चों, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू म्यू इंटू कोस थीटा यानी कि 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री -1/2 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू देख लो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, चलो इसको 2 म्यू स्क्वायर लिख दो ना, क्या बार बार में 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू म्यू को म्यू स्क्वायर इंटू कोस थीटा के नाम का -1/2 कट गया। ये क्या आएगी वैल्यू बच्चों 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर यानी कि अंडर रूट म्यू स्क्वायर यानी कि म्यू आ गई, जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ जाएगी। और इसके लिए बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली है, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली है बच्चों 1.76 डी। तो आपको पता चल रहा है ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड आपकी हेलो एरीन्स जो होंगी उनके लिए आपकी म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर मेटा के लिए होगी और पैरा में तो 0 होगी। यही से क्वेश्चन बना देता है, ऑप्शन दे देता है कि कोई डाइक्लोरो एरीन है उसकी डायपोल मोमेंट 0 है, बताओ कि आपका कंपाउंड कैसा होगा, वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड होगा, पैरा होगा, सॉरी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोरीन है कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड है या फिर आपकी पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोरीन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन बना सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये आपकी ऑलमोस्ट सारी मेन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमारी हो गई हैं। अब हम इम्पोर्टेंट अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं जो कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करेंगे। अब देखो आपके जो हेलो एल्केन्स हैं उनके अंदर रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ लिया इनका बॉन्ड क्या होता है बच्चों, पोलर होता है। कैसा बॉन्ड होता है इनका, पोलर बॉन्ड होता है। बॉन्ड कैसा बोला, सॉरी पोलर बॉन्ड होता है। जो भी पोलर बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव होता है, रिजिड नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए तो फायदेमंद हो सकती है। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का भी मीनिंग ये होगा कि वहां पे कुछ ना कुछ चेंज होने के चांसेस हैं। जब आपका बॉन्ड बहुत रिजिड होता है, उस बॉन्ड को तोड़ना मरोड़ना, उस पर कोई भी चेंजेस करना, उस मतलब वो रिजिड है ना, रिजिड समझते हैं, जैसे हम खुद भी हैं, जो भी आगे जनरेशन आ रही है, दे आर ऑल क्वाइट फ्लेक्सिबल। जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे चेंज हो जाते हैं, और हम रिजिड होते हैं, है ना। जैसे मेरे जैसे लोग थोड़ा रिजिड होते हैं, पुराने गाने ही सुनने हैं, ठीक है, या नए गाने सुनने हैं तो उसमें से भी मतलब बहुत ही चूजी की सिर्फ यही टाइप के गाने सुनने, दूसरे वाले गानों को मौका ही नहीं देना है। या ये तो एंटरटेनमेंट की बात हो गई, है ना, ये तो हमारी एंटरटेनमेंट की बात होगी। पढ़ाई में कर लीजिए जैसे, ठीक है, मुझे ऑर्गेनिक मतलब मुझे केमिस्ट्री पसंद है, और केमिस्ट्री में फिर मुझे ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई लाइक टू टीच एज वेल एज रीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ठीक है, अच्छा आजकल जो लोग हैं वो बुक पढ़ लेते हैं फोन में से,
कोई मान लीजिए कोई नॉवल ही लगा लीजिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स, है ना, लेट्स नॉट टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट नॉवेल्स, लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग अदरवाइज। तो फोन में से लोग रीड कर रहे हैं, बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक टू रीड फ्रॉम बुक्स इटसेल्फ। मतलब वो पेज पलटने का जो वो है मतलब जुनून है मेरे अंदर, है ना। तो मतलब कुल मिला के ये है कि मैं रिजिड हूँ इस बात को लेके कि इफ आई एम गोना रीड अ नोवेल, तो मैं अपने फोन में से नहीं रीड कर सकती हूँ, अपने लैपटॉप में से रीड नहीं कर सकती हूँ। मैं रीड करूंगी तो मैं हाथ में बुक लेके ही आई वुड लाइक टू रीड दैट पर्टिकुलर बुक, है ना। उस पर्टिकुलर बुक को मैं अपने हाथ पे लेके ही रीड करना ज्यादा पसंद करूंगी। नाउ द थिंग इज, यहां से समझने की बात यह है कि जो रिजिड मतलब पीपल होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी मतलब क्या होता है कि कुछ भी नया चेंज आएगा तो धीरे धीरे चेंज मतलब धीरे धीरे वो बदलेंगे, चांसेस बहुत कम होता है बदलने के। जैसे कि जब गूगल पे नया नया आया तो आई वॉज नॉट मतलब गूगल पे आए हुए शायद 2-3 साल हो गए थे। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड यूजिंग गूगल पे, एंड इवन नाउ मुझे गूगल पे ज्यादा यूज नहीं करना होता, मतलब अब करने का मन नहीं होता, क्योंकि मुझे बस ये होता है कि अच्छा ठीक है पेमेंट करनी है, पेमेंट किया, नेक्स्ट चलो। बट पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स विद गूगल पे, they are getting rewards, they are shopping, they are doing different kind of things, है ना, using Google पे only। तो मतलब क्या है कि जो जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है जिस दिमाग के अंदर, उसके अंदर चेंजेस होना थोड़े ज्यादा इजी रहते हैं। जहां पे रिजिडिटी होती है वहां पे चेंजेस होना बहुत ही मुश्किल रहते हैं, है ना। वहां पे चेंजेस होना बहुत ही मुश्किल रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है बच्चों ये फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोल्स है, तो इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है इसीलिए। अब रिएक्टिविटी पढ़ेंगे हम, तीन चार तरीके की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, 3 या 4 तरीके की पढ़ेंगे बच्चों। एक पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा पढ़ेंगे हम जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तीसरा जो है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाने के बाद हम पढ़ेंगे आपका रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स मतलब जिसमें आपके जो डी ऑर्बिटल के 3D ऑर्बिटल के जो 3D मेटल्स, हाँ 3D मेटल्स की जो मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। उनको ही हम आपका रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स बोलेंगे, ठीक है, ओके। 4th टाइप पढ़ेंगे बच्चों रिडक्शन। इनका कंप्लीट रिडक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। आपके हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स का अगर आपको रिडक्शन करना हो तो आपको क्या क्या मेथड आपके पास अवेलेबल रहेंगे, क्या क्या तरीके होंगे जिनसे आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शन आपको याद करनी है, बट मैं आपको पहले बता दूं सारी की सारी रिएक्शंस आपको बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। ज्यादातर उनमें से रिएक्शंस आपको आगे आगे रिपीट होने वाली हैं, उनको आपके स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चंस काफी सारे बनने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिडक्शन में से क्वेश्चन कम बनते हैं, रिडक्शन में से क्वेश्चन कम बनते हैं, एलिमिनेशन में से बहुत सुंदर क्वेश्चन बनते हैं। एलिमिनेशन में से मेजर प्रोडक्ट बनवाने का ही आपको क्वेश्चन दे देता है कि वो इनमें से मेजर प्रोडक्ट मेरे को बना के दिखा दो, तो बहुत ही सुंदर रिएक्शन होने वाली है सारी की सारी, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं 4 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो से जो है वो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शुरू कर देंगे, और उससे नेक्स्ट वाले में एलिमिनेशन और ये आपके एक्टिव मेटल रिडक्शन वाली एक लेक्चर में ये सारे के सारे बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे।
ठीक है। इसके अलावा तो आपको पता ही है कि कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।